ये भी नहीं पता था कि स्पीड कितनी मांगी जाती है। खानदान की पहली लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। पैसा होता है तो आपका कुछ अलग ही रुतबा होता है। इनकी दोपहरिया में पैदल जाते और पैदल आते भी थे। हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए। ख्याल कैसे आया आपको कि फर्स्ट सैलरी से ये करना चाहिए? 2015 में ही मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए। उन्हें 500 की आरडी करके खरीदी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो अगर आपने मेरा व्लॉग फॉलो किया होगा जो कि दूसरे चैनल पे अब मैं अपलोड करती हूँ, तो आपको पता होगा कि इस वीकेंड को नूर जी ने मुझे सरप्राइज किया था घर पर आकर, और इसलिए हमने सोचा कि इस दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नूर का इंटरव्यू लेके आइए, तो आज साक्षात नूर आपके सामने है, कैमरा के सामने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, लगना चाहिए। तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको आप अपना परिचय देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम हुस्न नूर बानो है और आप मुझे नूर कह सकते हैं। और मैं फैजाबाद जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं जैसे स्टेनोग्राफर के 2016 बैच से सिलेक्टेड हूँ। तो 2016 बैच से आप कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है, और ये जो 2016 का बैच था वो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 2016 बैच जो था ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मैं इस टाइम सीबीआईसी में। तो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में आप कौन से स्टेट या फिर किस सिटी में पोस्टेड हैं? अभी मैं कर्नाटका के बैंगलोर में पोस्टेड हूँ। ओके, सो आप बहुत दूर से हैं, यानी कि आप यूपी से हैं और आपकी पोस्टिंग यहाँ बैंगलोर में है। तो इसकी कोई खास वजह है या क्या स्टोरी है इसके पीछे? कोई खास वजह तो नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये होता है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, जब आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है तो उसमें ज्वाइनिंग से थोड़े पहले वो प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाता है। तो एक्चुअली मेल वगैरह पे मेरे पास ना सिस्टम वगैरह कुछ नहीं थे, तो इसलिए जो है मुझे इतना हम अपडेट नहीं हो पाए, ना ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ रहा है कि किसी और से पता चले। तो जब हम सेलेक्ट हुए हैं तो प्रेफरेंस फॉर्म आया था, लेकिन जब मुझे पता चला तब वो उसकी डेट आउट हो चुकी थी। इसलिए मुझे जो है बैंगलोर खुद से ही मिल गया। तो खैर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से रह रही हूँ यहाँ पे। बैंगलोर अच्छी सिटी, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। तो जैसा कि अभी आपने बैकग्राउंड के बारे में बोला और हम सब जानते हैं कि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, क्या माहौल था, पढ़ाई का कैसा था, और किसने आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट था भी या नहीं था, ऐसा आप कुछ अपना बैकग्राउंड बताना चाहेंगी? हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप सब जानते होंगे कि बहुत कम ही लोग पढ़ते लिखते हैं। तो वैसे क्या कहते हैं, मेरे फादर का सपोर्ट था ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये जरूर रहता था कि हाँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो ये चीजें, और हम बहनें भी जो है हमेशा पढ़ाई में अच्छे ही थे। और मेरा शुरू से ही ये था, जब मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ मुझे क्या करना है, बस मेरा ये चीज था कि हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, बस मेरा यही था। उसके आगे कैसे क्या करना कुछ नहीं। हाँ, क्लास में मेरे रैंक अच्छी रहती थी, लेकिन क्या कहते हैं हम लेबोरियस बहुत ज्यादा थे, ये चीजें। और मेरी छोटी वाली सिस्टर जो, उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम अपने खानदान की पहली लड़की हैं जो गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है। और ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे पापा के लिए बहुत फख्र की बात है। जी बिल्कुल, होना ही चाहिए। तो पढ़ाई के हिसाब से तो आपको ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला कि जहाँ पे आप किसी को फॉलो कर सके, आपका कोई रोल मॉडल बन सके। लेकिन फाइनेंशियली आपका क्या बैकग्राउंड था, क्या कमी थी या फिर बहुत ज्यादा सुविधाएं थी, कैसा था आपका वो माहौल? नहीं, ऐसा नहीं है, बस हमारी फैमिली जो है ठीक ठाक थी। हम बहुत ज्यादा सुविधा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा काफी स्ट्रगल किया है। और मुझे याद है कि गर्मी में जब हम कोचिंग वगैरह जाते थे तो हम 3-4 किलोमीटर दिन की दोपहरिया में पैदल जाते और पैदल आते भी थे। और उस बीच रमजान भी 1-2 बार पड़ा है। तो रमजान के महीने में हम जब ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तो वहीं हम रोजा खोलते थे। तो ये सारी चीजें। और रही बात फाइनेंशियल की, ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा वो नहीं कह सकते, हाँ ठीक था। और जो कि बस मेरे ही अंदर ये चीज थी, मतलब मेरी सिस्टर भी अच्छी पढ़ने में, तो मेरे अंदर ये चीज थी कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, सेल्फ डिपेंडेंट हों। और नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी कई हैं जो बहुत अच्छी, मतलब जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन उनका ऐसा कोई वो नहीं था कि हाँ हम भी पढ़े और पढ़ लिख के अपने पैरों पर। ये चीजें मतलब मेरे ही अंदर थी, मेरे और बैकग्राउंड में मतलब
फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको हम कहें कि मेरा वो रोल मॉडल हो सकता है या वो मुझे सपोर्ट, मतलब जैसा है नहीं कि हम खुद से ये रास्ता बनाए और खुद ही उस पे चले। भले से टाइम लगा, मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आज हम जहाँ पे भी हम उससे खुश हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बैकग्राउंड के बारे में आपने बताया कि आपको स्ट्रगल काफी करना पड़ा और उस समय तो मेरे ख्याल से उतना इंटरनेट भी नहीं था कि जिससे आप हेल्प ले सके। तो अब जैसे आपने बताया कि 2016 आपका 3rd अटेम्प्ट था, तो जो बाकी के फर्स्ट मतलब पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें ऐसी कौन सी गलती रह गई थी या फिर कौन सी कमी ऐसी रह गई थी जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? एक्चुअली जब हमने कोचिंग की तो हम सीजल का फॉर्म फिल करते थे, सीजल के एग्जाम देते थे, लेकिन जैसे रहता नहीं है कि आप उस जैसे सीजल में अच्छी खासी मैथ्स आती है और मैथ्स मेरा बिल्कुल नहीं रहा। अब किसी चीज को आप काफी दिन वहां छोड़ दिए हैं तो उस चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो चीज आपको अच्छे से आती है तो उस पर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीजें मेरे साथ रही हैं। तो मैंने 1-2 बार सीजल का फॉर्म फिल किया और मैथ में हमने मेहनत भी किया, ऐसा नहीं है, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा -1 से 12-13 नंबर तक आने लगे। वाह। लेकिन ये है कि तब भी उसमें भी मेहनत और ज्यादा होती है। तो एक मेरे सर ने बताया कि एक स्टेनोग्राफर का फॉर्म आता है SSC के थ्रू ही, तो उसमें मैथ्स नहीं आती, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फिर हम उस फॉर्म के बारे में थोड़ा कुछ लोगों से पता किए और पता करने के बाद जैसे ही 2014 में फॉर्म आया तो हमने वो फॉर्म फिल कर दिया, और फॉर्म फिल करने के बाद ही हम उसमें तैयारी में लग गए। और मेरा फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री निकल गया। तो प्री निकल गया तो एक जैसे रहता है ना कि आप अगर एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, उस पर आपको कामयाबी मिल गई, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से एनकरेज, मतलब अंदर से ये चीजें हो जाती कि हम कर सकते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ हुई। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा निकला प्री तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए, मुझे लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू की, और मेरा कहीं ना कहीं ये मतलब माइनस पॉइंट रहा कि जब हम फॉर्म फिल किए तो स्टेनोग्राफर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे ये भी नहीं पता था कि स्पीड कितनी मांगी जाती है उसमें, ये सारी चीजें कुछ नहीं पता थी। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्री निकला तो मुझे लगा कि अगर हम शॉर्ट हैंड में अपनी मेहनत कर डालें तो मेरा फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप होते हैं, तो फाइनल हो सकता है। तो मेरा 14 में जब निकला तो हम स्टार्ट किए कोचिंग के लिए, शॉर्ट हैंड की कोचिंग के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं वो रहेगी, क्योंकि जब आप जैसे प्री आपका निकला उसके बाद होना है तो आपको लर्निंग भी करना है और स्पीड भी सीखना, और आसपास आपका कोई ऐसा है भी नहीं जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करे, उसके बारे में पूरी तरह से बता सके। तो इसलिए मेरा 14 और 15 जो है अटेम्प्ट प्री, तो मेरा 2014 से लेकर 2017 तक लगातार मेरा निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा शॉर्ट हैंड में इसीलिए प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाया, और जो कोचिंग वगैरह थी तो उसके बारे में मुझे काफी मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास बहुत काफी लेट से एंड्रॉइड मोबाइल मेरे हाथ में बहुत देर से ही आया। वो भी हमने 500 की RD करके खरीदा था। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वैसे तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इन दोनों टीयर में, जैसे कि एक CBT एग्जाम होता है और मतलब रिटन वाला एग्जाम होता है और दूसरा शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है, तो आपको इन दोनों में से कौन सा टफ लगता है? मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा प्री कई बार निकला है और शॉर्ट हैंड में हम फेल हो जाते थे, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट हैंड ही मेरे लिए टफ था। वैसे ऐसा टफ नहीं है, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम था और वो मेरे लिए न्यू था बिल्कुल, क्योंकि आसपास किसी से भी मुझे जानकारी इस बारे में नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ा टफ था। और मुझे कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था कि जो मुझे उसके बारे में A to Z बताए, तो ये चीजें थी। और नहीं तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी 140-150 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड है, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप उस पर बहुत मतलब मेहनत कर डालो तो हो सकता है। आखिर मेरा भी निकला ही ना। तो जैसा आपने 2014 से 17 तक सारे जो रिटन थे वो आपने क्वालिफाई किया SSC स्टेनोग्राफर का, तो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका टाइम टेबल कैसा होता है। बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं कि टाइम टेबल के बारे में बताइए कि कैसे सेट करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस टाइम पे पढ़ें। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो आपका क्या शेड्यूल था, आपका क्या टाइम टेबल था, इस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मेरा कोई ऐसा शेड्यूल फिक्स नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि हम, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी में मतलब लड़कियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है कि उनको घर का भी काम करना रहता है
अगर गेस्ट आते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी, हर किसी के साथ, लड़कियों के साथ मैक्सिमम होता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम उन टाइम मतलब पूरे दिन में हम अपनी पूरी कोशिश करते थे कि 4 to 5 आवर्स हम जरूर निकालते थे। उसमें इंग्लिश पढ़ना, सेट लगाना और रीजनिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें हम जरूर कोशिश करते थे कि उसको कवर अप करें। ये सारी चीजें रहती थी। और उस टाइम जैसे लड़कियों को काफी काम रहते हैं, और मेरी शॉप भी थी हलवाई की, हम हलवाई ही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो पापा का भी हाथ बटाते थे थोड़ा बहुत। Okay. और घर का भी काम रहता था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीजें जरूर रहती थी कि हम 4 to 5 आवर्स निकालें। आज मेरा इंग्लिश में ये चीज पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे खत्म करने हैं या क्लोज टेस्ट लगाने हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 4 to 5 आवर्स हर हाल में निकालते थे, चाहे वो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़े और चाहे वो मुझे रात में 2 बजे सोना पड़े। तो इन चीजों को मिला के हम 4 to 5 आवर्स जरूर निकालते थे। और जिस टाइम मेरा एग्जाम वगैरह होने वाला रहता था तो मेरी छोटी सिस्टर बहुत सपोर्ट करती थी। वो मतलब उस ड्यूरेशन में, मान लीजिए 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो 15-20 दिन पहले से या 1 महीने पहले से हम कोशिश करते थे कि जो मेरा जेन्युइन काम है, जिसको अगला इंसान नहीं कर सकता है, जैसे ट्यूशन देना हो या हमें और जो पर्सन, तो वो सारी चीजें, अदरवाइज वो मेरी सिस्टर जो पूरा सपोर्ट करती थी कि आप बैठ के पढ़ो, हम इन सारी चीजों को देख लेंगे। तो हाँ, ये सारी क्योंकि जैसे लड़कियों को बहुत सारे काम होते हैं और आपको जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी, तो वो आपकी पूरी हेल्प करती थी कि आप ज्यादा समय दे पाएं। नहीं, पूरा हेल्प करती थी। तो इस दौरान जैसे आपने बताया कि 4-5 घंटे आप देती थी पढ़ाई में, तो इस पढ़ाई में आप मतलब क्या फॉलो करती थी? आपका क्या पैटर्न था या फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप भी देखती होंगी, आप भी कमेंट्स पढ़ती रहती हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं स्ट्रेटेजी बताइए कि क्या करें। तो आप अपना कोई स्ट्रेटेजी बताइए जो आपने फॉलो किया और हर एग्जाम में आपने मतलब क्वालिफाई किया। देखिए, स्ट्रेटजी हर किसी की अलग अलग होती है। कोई 2-3 घंटे पढ़ता है, कोई 5-6 घंटे पढ़ता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन हाँ ये है कि हमें एक मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म में अगर हम रहते हैं तो मेरा जितना भी अटेम्प्ट था, तो हर बार नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स अच्छे ही रहते थे। हर अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स अच्छे ही रहते थे। और ये चीजें, और हम रीजनिंग वगैरह पे मतलब इसलिए खास ध्यान देते थे क्योंकि इंग्लिश मेरा ठीक था, तो इंग्लिश पे थोड़ा ही कम ही वो करते थे, फोकस करते थे, क्योंकि सही था, उसमें हम थोड़ा ही मेहनत करेंगे तो मेरा स्कोर बन जाएगा। लेकिन रीजनिंग, देखिए रीजनिंग सबको आती है, हर कोई, आप किसी को भी दे देंगे तो आप वो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन मेन चीज रीजनिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको टाइम कम चाहिए और पूरा सॉल्व होना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम कोशिश ये करते थे कि हम 20 मिनट का स्टॉप वॉच इस तरह का लगा के करते थे। पहले स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जो है रीजनिंग 45 मिनट में हो रहा है, लेकिन करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आया था कि हम 15 to 20 मिनट में हम पूरा 1 to 50 क्वेश्चन टच कर लेते थे, और उसमें 45 से कम स्कोर नहीं जाता था मेरा। तो जब आपका एक जगह टाइम बच जाता है तो आप दूसरी जगह उसको बहुत अच्छे से लगा सकते हो, और आप उसको दोबारा, जैसे जो 2016 बैच था तो उसमें ऑफलाइन एग्जाम हुए थे, तो आप अगर एक जगह, जैसे आपने रीजनिंग में अगर लोग 1 घंटा लगा दे रीजनिंग में, तो आप 1 घंटे में दोनों चीज कैसे सॉल्व कर लोगे? तो ये चीजें नहीं हो सकती। इसलिए जो है रीजनिंग हम पूरी कोशिश करते थे कि 15 to 20 मिनट में हम उसको पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये चीजें रहती थी। बस यही है कि आपको मतलब आप पिछले एग्जाम से जैसी आपकी आंसर शीट है तो आप उसको देखिए कि मेरी गलती कहाँ पे रह गई। अगर आप गलती नहीं देखेंगे, गलती को और मेरे हमेशा से ये रहता था, दिमाग में ये चीज रहती थी कि कब आंसर शीट आने वाली है, और जैसी आंसर शीट आती थी हम उसको तुरंत की तुरंत हम उसको लगाते थे कि मेरा माइनस कितना गया, प्लस कितना गया, उसमें से माइनस निकाल के मेरे कितने मार्क्स हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जैसे कि मैं भी बताती रहती हूँ, जैसे अभी अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है और उसने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, तो मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि हमारे समय में ये सुविधा नहीं होती थी और हमें खुद ही टाइम सेट करके और फिर पेपर सॉल्व करने होते थे। तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में इसलिए बताती रहती हूँ, और ऐसे ही कि मतलब वो अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारें, उसको इम्प्रूव करें, तभी वो आगे वाले जो रियल एग्जाम है उसमें पास कर सकते हैं। तो ये इसमें आपका क्या मत है? नहीं, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आप पूरे 2 आवर्स उसमें देते हो और आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, वो रीजनिंग भी है और जीएस भी है, इंग्लिश भी है,
तो आप जब पूरा 2 आवर्स बैठ के, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम कभी भी अपना सेट जो ऑफलाइन, क्योंकि मेरा 2016 का बैच जो रहा है तो ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो उसमें हमने कभी 2 आवर्स का हमने वो स्टॉप वॉच लगा के किया ही नहीं। हम हमेशा 145 मतलब 1 आवर 45 मिनट 140 मिनट इसी तरह का करते थे, इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो 5 to 10 मिनट आपका इन्विजिलेटर ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए यही हमेशा एक मार्जिन बना के रखनी चाहिए कि हम वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रेशर भी झेलना है, बिल्कुल हम वहाँ पे प्रेशर भी झेलना है, और 5 to 10 मिनट इन्विजिलेटर भी ले लेगा हमारा, साइन करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें। तो इसलिए हम कभी भी 2 आवर्स का हम कभी लगाते ही नहीं थे, हम हमेशा 1 आवर 45 मिनट का ही लगाते थे, और उसको रीचेक करके कहाँ पे मेरी गलती है ये जरूर देखते तो थे। आपने ये जो रीजनिंग के बारे में पूरा अच्छे से बताया, ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो 2019 बैच का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और रीजनिंग के लिए मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते रहते हैं कि रीजनिंग के बारे में बताइए, कैसे करे कैसे करे। तो आपने बहुत अच्छा बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आई होप कि आपको मतलब जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप इंग्लिश या फिर जीएस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, या फिर क्या आप फॉलो करती थी, या फिर आपकी क्या गलती थी जो दर्शकों को नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब कोई एग्जाम पास कर लेता है तो उसके मतलब पास होने के बाद और एस्पिरेंट के बीच का जो लाइन होता है वो उसको क्रॉस कर जाता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इंसान जब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है, और एक स्टेप आप जैसे एक भी टॉपिक आप खत्म करो तो उस पे आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा। आप मान लीजिए कि आपने नाउन पूरा खत्म कर दिया, लेकिन आपने उस पर क्वेश्चन नहीं लगाया, तो आपको जिस टाइम आप पढ़ेंगे उस टाइम तो आपको पता रहेगा ये चीज होनी चाहिए, ये चीज, लेकिन जब तक आप टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे, मान लीजिए एक एक टॉपिक का ही आप मतलब सॉल्व करिए, एक एक टॉपिक को लेकर, लेकिन सॉल्व आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलती पता ही नहीं चलेगी, ना ही आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप जो है उस चीज को कर सकते हैं। तो जब एक एक वोकैब पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि वोकैब अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन जो हम करते हैं तो उसमें वोकैब और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पूरा खेल होता है, पूरी इंग्लिश में यही दोनों का ही खेल होता है। तो इसलिए आप इन दोनों पे मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ये नहीं कह रहे कि एक साथ पूरा कर डालिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, लेकिन जो स्टेप आप चले हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जीएस मेरी कुछ खास नहीं रही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके जो है वो अगर अच्छे से तैयार कर लिया जाए और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया जाए तो उसमें से काफी हेल्प मिलती है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर की जैसे आपने बात करी, तो कितने साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए तो मिनिमम 5 to 6 इयर्स के पेपर सॉल्व होने चाहिए, मिनिमम की बात करें। अगर उससे ज्यादा आप कर ले तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपने मतलब 2017 तक पेपर दिया है और उसमें आप सेलेक्ट भी हुई है, मतलब कि आपने जो सीबीटी का एग्जाम था वहां तक आपने पास किया है। तो आपकी बुक लिस्ट क्या थी, मतलब आप कौन सी बुक्स को फॉलो करती थी, आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब प्रोवाइड करवा दूंगी कि मैंने किस बुक से। वैसे मैंने इंग्लिश के लिए एमबी यूज की थी और उसके काफी सेट्स हमने सॉल्व किए थे, और रीजनिंग की भी एक बुक थी तो उसको भी मैंने मतलब चैप्टर वाइज हमने जो है सारी रीजनिंग एक चैप्टर पढ़ के उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह से मैंने किया था। और आपको बुक लिस्ट तो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक्स नूर ने फॉलो की थी अपनी पढ़ाई के। तो जैसे आपने इससे पहले बताया था हमें कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और खास करके लड़कियां काफी कम लोग पढ़ते हैं, काफी कम उनका रेशियो है पढ़ाई में। और आपने ये भी बताया कि जो आपके फ्रेंड्स थे या फिर आपके कजिन्स थे वो खुद से भी नहीं चाहती थी, अब उसके पीछे कोई भी वजह हो, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं वो खुद भी बहुत सारे लोग मुस्लिम्स भी हैं और बहुत सारी लड़कियां भी मुस्लिम्स हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी एक लड़की होने के नाते या फिर एक मुस्लिम होने के नाते? स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन मेरा भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली मुझे मिल गया। हमने इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि 2015 में ही मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए थे
तो और मेरे भाई सारे छोटे ही हैं मुझसे, तो मेरे ऊपर काफी प्रेशर हो गया था। तो इसलिए उस टाइम हमने मतलब बिल्कुल जी जान से मेहनत की कि हाँ मुझे जॉब चाहिए। और हम हर लड़की को या हर मुस्लिम हो या जो भी रिलीजन से, नो मैटर, डजंट मैटर, तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि हर किसी को पढ़ना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है लड़कियां कर नहीं सकती, लड़कियां कर सकती हैं, बस मेन चीज ये होना चाहिए कि हमें अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हम ये करेंगे। अगर आपने एक बार ये ठान लिया कि हम ये करेंगे तो आप उस चीज को कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। और बिल्कुल ये चीजें आपने भी देखा होगा, हर कोई देखता है, जानता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर लड़की, अगर मुस्लिम में लड़की है तो आपको बहुत कम ही रेशियो मिलेगा कि जो है वो पढ़े लिखे हों। तो इन चीजों के लिए ये चीजें बिल्कुल मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अगर हम पढ़े लिखेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और हर किसी, हम जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, जो भी जो है आपके रिश्तेदार वगैरह हो, तो उनको आप इन चीजों के लिए मोटिवेट करिए कि वो पढ़ें लिखें और अपने पैरों पे खड़े हों। और स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं। हर किसी के हिसाब से, चाहे वो फाइनेंशियल मजबूत हो चाहे वीक हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मतलब ओवरकम करते हैं। उसको ओवरकम करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आप आगे की जनरेशन को, आप अपने भाई बहन को जो है लीड कर सकते हैं कि वो ये चीजें करें। अगर आप खुद भी नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों को कहाँ से लीड करेंगे। तो जैसे आपने इतना सारा स्ट्रगल झेला और इस मतलब परिवार से आने के बाद आपने मतलब इतनी सारी चीजें की, इतना मतलब आपकी जो जिंदगी है आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा पलट गई होगी बिल्कुल। तो अब आपको कैसा लगता है और क्या चेंजेस आए मतलब आपके माहौल में, आपकी सोसाइटी में, मतलब क्या एग्जैक्टली चेंजेस आए? देखिए, जब मेरा रिजल्ट आया तो एक मतलब खुशी की लहर पूरे मेरे फैमिली में मतलब बिल्कुल दौड़ गई। मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश, मम्मी खुश, मेरे और जो मतलब बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो भी बहुत खुश। तो ये सारी चीजें, और जैसे कुछ लोग, हर किसी के लिए कुछ लोग अच्छे होते, कुछ लोग उनके पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। तो काफी लोग मुझे भी कहते थे कि क्योंकि हमने जैसे बताया आपको मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, तो ये भी लोग कहते थे कि होना भी है, सेलेक्ट होना है कि नहीं है, बस सिर्फ पढ़ाई कर रही, सिर्फ पढ़ाई कर रही। लेकिन हम बुरा जरूर लगता था, लेकिन यही चीज है कि हम अगर उनको ना जवाब दें और हम अपने अगर क्या कहते हैं रास्ते पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। और वही चीजें हुई भी। तो जब हम सेलेक्ट हुए तो काफी लोग जो मेरे विरोधी कह सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं विरोधी, लेकिन हाँ जो ये चीजें पीठ पीछे कहते थे कि पता नहीं बस सिर्फ एग्जाम ही देती है, एग्जाम ही देती, तो उन सब सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। आज जो है वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं और तारीफ भी करते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट में है। बिल्कुल, इसका जॉब थोड़ा और होता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आपका कुछ अलग ही रुतबा होता है। ये नहीं कह रहे कि पैसा हर सब कुछ होता है, लेकिन जब आप कैपेबल होते हो किसी को देने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो अगर आप अपने मम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट भी ले जाके दोगे तो आपको दिली खुशी होगी कि हमने ये चीज अपनी मम्मी को दिया, खुद से किया है अपने पैसों से किया, तो उसका कुछ अलग ही मजा होता है। तो आप लोग भी अगर पढ़ेंगे, और स्ट्रगल देखिए होता ही है, हर किसी के लिए होता है, तो आप उसको ओवरकम करिए। और हम यही कहेंगे कि आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। लोग विरोधी हर किसी के लिए मतलब होते हैं, रिलेटिव्स नाम भी ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत से लोग आपको काफी चीजें सुनाएंगे, हो सकता है लड़की के नाम पे भी, वैसे नाम पे भी ये बहुत बिगड़ गई है, ऐसा है वैसा। तो ये सारी, बस आपकी अगर फैमिली का सपोर्ट है तो फिर आपको कोई जो है मतलब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, भले से कोई कितना पीछे ढकेले, ठीक है, लेकिन आपको कोई सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें जरूर है। बहुत ही अच्छा आपने बताया, इससे तो मतलब मुझे मोटिवेशन मिल रही है, तो लोगों को तो बिल्कुल और भी मोटिवेशन मिल रही होगी। आई नो कि आप में भी इस बात को कोट ना करना चाहे, पर मुझे आज भी याद है कि जब आप पहली बार ऑफिस में आई थी, उसके बाद जब आप पहली बार घर गई थी, तो उसके बाद जब आप वापस आई थी, तो मुझे याद है कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने मोहल्ले में एक वाटर कूलर लगवाया था। और ये मेरे पूरे घर में सबको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स नहीं थे पहले, अभी हम लोग के फ्रेंड्स कॉमन हो गए,
लेकिन जो पहले इनके फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन सबको ये बातें पता है। तो ये मतलब चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है लोगों के लिए काम करने के लिए। तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि फर्स्ट सैलरी से ये करना चाहिए? वो भी घर में नहीं, लोग घर में करते हैं, कुछ करना होता है, तो आपने मोहल्ले के लिए या सोसाइटी के लिए ऐसा कैसे सोचा? हाँ, ये चीजें मैंने की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, धर्म के नाम पे तो बहुत लोग खर्च करते हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे बहुत लोग खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जो धर्म से हटके वो सिर्फ इंसानियत पे हो। बिल्कुल। तो उस टाइम बहुत ज्यादा मई जून का महीना था। हाँ। और हमने मतलब जो मेरा घर है, हमने उसके ही थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर के अंदर भी लगवाया था। तो मेरे मोहल्ले वाले भी काफी खुश हुए क्योंकि जब कोई रिक्शे वाला एकदम तपती दोपहरी में आता है और उसको ठंडा पानी मिल जाता है तो वो उसके मतलब दिल से दुआ निकलती है। तो ये चीजें जो है, मुझे पहले से था कि हम अगर जो भी मतलब जब भी मेरी जॉब लगेगी तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारे लोगों को फायदा हो, किसी एक कम्युनिटी को नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें हमने सोच रखी थी। तो उसमें एक सैलरी नहीं, मेरी 2 मंथ की सैलरी लग गई थी उसमें। मुझे ये बात नहीं पता थी। उसमें पूरे 70,000 लग गए थे। ओह माय गॉड। तो मुझे लेकिन ये चीज को उसका मुझे और आज मलाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। उस चीज को हम सोचते हैं, आज मुझे खुशी होती। और हम ही को नहीं, मतलब सारे लोग मेरे पापा से, मतलब पापा का नाम मेरा ऊंचा होता है कि उनकी बेटी ने लगवाया। तो मेरे पापा को भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि मतलब आपने क्या कहते हैं, मैंने वाटर कूलर लगवाया था। हाँ, बहुत ही ज्यादा ये मोटिवेटिंग है। और सच में भगवान करे, अल्लाह करे, गॉड करे, जो भी है, वो ऐसे लोगों को मतलब सेलेक्ट करे, ऐसे लोगों को सिस्टम में लेकर आए जो अपनी इन पैसों से मतलब लोगों की हेल्प कर सके। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और यस, आप मेरी फ्रेंड है, बहुत सारे लोग जानते हैं और इतने साल हो गए हमें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे आज पहली बार पता चली है। तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। फिर भी लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को और कैंडिडेट्स को, बहुत परेशान रहते हैं जो लोग, कुछ मोटिवेटिंग, कुछ ऐसी कुछ भी जो आप बोलना चाहेंगे? लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि संसाधन हमारी कामयाबी डिसाइड नहीं करता है, हम डिसाइड करते हैं, हमारी मेहनत डिसाइड करती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। लास्ट में हम 2 लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि कामयाब उनके लिए बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस।